हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मासिक टेस्ट पेपर गणित को करेंगे। गणित के पेपर को हम हल करेंगे। पहला विकल्प दिया है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। इसमें हमें 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम निकाल कर देखेंगे, फिर जो आंसर आएगा वह हम इन विकल्पों में ऑप्शन को लगाएंगे। तो हमें पहले कैसा निकालना इनका एचसीएफ, तो 96 को निकालेंगे। सबसे पहले हम 96 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 96 के गुणनखंड निकालिए। पहले अपन को 2 का भाग देना पड़ेगा 96 में। 2 से 2 चौको 8, 2 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर से हमें इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग, 2 छम 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तीन 6 और अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो आखिरी में 3 का भाग देंगे। तो जो 96 के गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये 96 के गुणनखंड निकलेंगे, यानी 2 के ऊपर 5 की घात गुणित 3 के ऊपर 1 की घात, ये 96 गुणनखंड। फिर हमें 404 की गुणनखंड निकालनी है। 404 की कैसे निकालेंगे, इसमें पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया तो कितना आया, 202। फिर हमें 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 101। अब हम देखेंगे कि 101 में कहीं और सी दूसरी संख्या का भाग जाएगा, जैसे 3 4 5। आप किसी का भी भाग देकर देखें, यदि जाता है तो हम उसमें भाग देंगे, यदि नहीं जाता है तो हमारी वही संख्या होगी। जैसे अब 101 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो अब इसमें 101 से ही भाग देंगे। हमें क्या करना होता है कि जो नीचे सबसे नीचे एक को बचाना पड़ता है, जैसे शेषफल 1 बचे। जैसे हमने अभी 96 के निकाले थे तो सबसे लास्ट में 1 बचा था, 3 का भाग दिया था तो 1। ऐसे ही हमें 404 को भाग देंगे और लास्ट में 1 बचाएंगे। तो इसके 404 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 101। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में हो, जैसे 96 और 404 के गुणनखंडों में हो। जैसे 96 और 404 के गुणनखंड में देखेंगे, गुणनखंड निकले थे 2 के ऊपर 5 की घात और 3 और 96 की थी। फिर 404 के गुणनखंड कौन कौन से थे, 2 के ऊपर 2 की घात और 101 के ऊपर 1 की घात, जी गुणनखंड थे। तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या है, इन दोनों में है 2 के ऊपर 2 की घात, दोनों में कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ होगा 2 के ऊपर 2 की घात। 2 के ऊपर 2 की घात क्या कहलाते हैं, 4। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका सही विकल्प है 4। तो पहले का हम सही विकल्प क्या लगाएंगे, 4। अब हम प्रश्न विकल्प दूसरे को करते हैं। दूसरा विकल्प है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y बराबर c2 बराबर 0 का होगा। तो इसमें हमें बताना है कि जो समीकरण दिया है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं c1/c2, इसी के आधार पर हम इनको बताएंगे। जैसे ऑप्शन ए में लिखा एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 की समीकरण निकाय बने, तब होता है एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन इसमें नहीं है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा इसका सही आंसर, क्योंकि कोई हल नहीं होगा का समीकरण होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और अनंत अनेक हल कब होंगे, जब समीकरण बनेगा हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यह अनंत अनेक हल को होता है, और इनमें से कोई नहीं। आखिरी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दो है जो इसका विकल्प है, कोई हल नहीं होगा। इसका सही उत्तर है कोई हल नहीं। अब हम तीसरे विकल्प को करेंगे। तीसरा विकल्प क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। देखिए, इस विकल्प में आपको अपना यह जो अल्फा धन बीटा का मान पूछा गया है, यह गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान लिखा है यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a। यदि अल्फा धन बीटा का मान पूछा जाता है तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी -b/a नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम चौथे विकल्प को करते हैं। चौथा विकल्प है, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विभक्त कर होगा। इसमें हमें विभक्त कर बताना है। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac।
यह सूत्र होता है। तो चौथे का सही आंसर क्या है, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक खाली स्थान संख्या होती है। इसमें हमें बताना है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसमें हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। फिर हमें दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में लिखा है समीकरण x ऋण 2y = 0 और 3x ऋण 4y माइनस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान करती हैं। जब हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो हमें जो रेखाएं मिलेंगी उनका होगा प्रतिच्छेद करती हैं, यानी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होंगी। इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रतिच्छेद करती होंगी। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, दो बहुपदों का गुणनफल एक होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, बहुपद ही होता है। इसमें लिखेंगे हम बहुपद। फिर हम चौथे को पढ़ेंगे। चौथे नंबर लिखा है, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विभक्त कर शून्य है तो समीकरण के मूल क्या होंगे। समीकरण के मूल होंगे अल्फा और बीटा। पहले में लिखेंगे अल्फा, दूसरे में लिखेंगे बीटा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और 20 के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हमने निकाले 6 के, 6 में हमें कैसे गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे 6 में। तो 2 का भाग लगाया, 2 3 6, 3 आया। फिर हम 3 का भाग देंगे सो 1। तो इसके 6 के गुणनखंड होंगे 2 और 3। फिर हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे। इसी तरह हमें 20 के भी निकालना है। जैसे 20 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 ही धाम 20, यहाँ पर 10 आएगा। फिर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आ गया यहाँ पर। तो 20 के गुणनफल क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो। तो 6 और 20 के गुणनखंड में दोनों में क्या है, 2 है, जो 2 है दोनों में है। तो एचसीएफ हो जाएगा 6 और 20 का 2। फिर हमें एलसीएम निकाल, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम जो इन दोनों के गुणनखंडों को देखेंगे और जिनकी जोड़ी बनेगी उनको एक बार लिखेंगे। जैसे हम 20 के गुणनखंड में 2 की जोड़ी बनती है तो उस 2 को हम एक बार लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 2 गुणित 5। और 6 के गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुणित 3। तो ऐसे हमें दोनों 6 और 20 के दोनों के गुणनखंड को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 6 और 20 के गुणनखंड हो जाएंगे। और फिर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, फिर 4 का 3 में गुणा, 4 3 12, फिर 12 का 5 में, 12 पंचे 60। तो 6 और 20 का एलसीएम होगा 60। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 3 का हल करना था। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो कुछ दिया गया है प्रश्न में उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमने लिखा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4, और गुणनफल कितना दिया है, ऋण 1। तो उसे हमने सबसे पहले लिख लिया। अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, उसे लिखेंगे। सूत्र होता है एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र होता है। सूत्र क्या है, एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसमें मान रखेंगे। जैसे एक्स वर्ग है तो एक्स वर्ग देंगे तो लिखेंगे एक्स वर्ग, फिर लगाएंगे ऋण, फिर शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4, उसी लिखेंगे। शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। ये तो हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण 1/4, फिर इंटू एक्स लगाएंगे, जहाँ जैसा है वैसा ही, इंटू एक्स। फिर धन लगाएंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है, ऋण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्टक में ऋण 1। फिर हम आगे करते हैं, आगे देखते हैं। तो एक्स वर्ग को जाएंगे तहीं लिखेंगे, फिर ऋण 1/4 इंटू एक्स को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स। फिर लिखेंगे धन और ऋण, इस कोष्टक को हल करना है। धन और ऋण क्या होती हैं, ऋण। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऋण,
धन और ऋण ऋण हो जाएगा और एक देंगे तय। ऐसे हमें इस समीकरण को हल करना। फिर हम इसकी यहाँ क्या करेंगे, एक्स वर्ग ऋण 1/4 एक्स माइनस 1 है जो, अब इसको हम देंगे तय लिख लिया है एक बार। फिर से हम अब इसे क्या करना है, एक्स का गुणा कर देना है और यही हमारा बहुपद होगा। जैसे हमने लिखा एक्स वर्ग ऋण 1/4 एक्स माइनस 1, यही हमारा द्विघाती बहुपद है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में क्या दिया है, कुछ पेंसिल और कुछ कलमों का मूल्य दिया गया है और हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे जो कुछ प्रश्न में दिया है उसे हम लिखेंगे। जैसे हमने दिया है लिखेंगे, माना हम पेंसिल का मूल्य एक्स मानते हैं और कलम का मूल्य वाई मान लेते हैं। पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया एक्स रुपये और कलम का मूल्य वाई रुपये। अब हम प्रश्न अनुसार देखेंगे। सबसे पहली शर्त क्या है, उसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो हमने पेंसिल को क्या माना, एक्स, तो 5 पेंसिल यानी 5 एक्स। फिर लिखा है और 7 कलमें यानी 7 बाय, कलम को क्या माना बाय का कुल मूल्य यानी जोड़ना है। 5 एक्स धन 7 बाय लिखेंगे, कुल मूल्य कितना है 50 रुपये, तो बराबर लिखेंगे 50। तो हमारा यह समीकरण 1 बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। तो पेंसिल को हमने एक्स माना और कलम को बाय, तो लिखेंगे हम 5 एक्स धन 7 बाय बराबर 50 रुपये। ऐसा हमें समीकरण 1 बना लेना है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अब 7 पेंसिल यानी 7 एक्स और 5 कलम यानी 5 वाई, 7 एक्स धन 5 वाई का कुल मूल्य कितना है 46। तो यह हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को एक साथ बनाना है। जैसे समीकरण 1 क्या है, 5 एक्स धन 7 वाई बराबर 50 और दूसरा समीकरण 7 एक्स धन 5 वाई बराबर 46। अब हमें इनको एक साथ बना के एक्स या वाई का मान निकालना है। जैसे हम वाई का मान निकालते हैं, वाई का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये वाई को हम समान बनाएंगे। यदि हमें वाई का मान निकालना है तो हम एक्स को समान बनाएंगे। जैसे नीचे दूसरे समीकरण में क्या लिखा है 7 एक्स और ऊपर वाले समीकरण में लिखा है 5 एक्स, तो हम समीकरण 1 को 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 5 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 है उसमें हम 7 से गुणा करेंगे, तो इसमें 7 से गुणा करते हैं तो कितना होगा, 7 में 5 का भाग देंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 पाना 35, 35 एक्स धन 7 सतैया 49 बाय बराबर लिखेंगे। अब 50 में 7 का गुणा करना है, 7 पाना 35 और 1 शून्य 350, यहाँ पर लिखेंगे 350। अब हमें समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है। समीकरण 2 है जो, इसमें हमें 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 क्या है, 7 एक्स धन 5 वाई बराबर 46, इसमें हमें 5 का गुणा करना है। तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 5 7 35 एक्स धन 5 वाई में करेंगे तो 50 25 वाई बराबर, फिर 5 का 46 में गुणा करेंगे तो होगा 230। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम देखिए एक्स को काटेंगे, यदि दोनों संख्या धन की हैं तो हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पर यदि दोनों चिन्ह विपरीत होते, एक धन का एक माइनस का, तो हम लिखते हैं यहाँ पर जोड़ने पर। यहाँ पर कैसे हैं, दोनों चिन्ह समान है तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह है जो पलट जाएंगे। जैसे धन के 3 अक्स थे तो वे अब ऋण के 3 अक्स हो जाएंगे, और धन के 25 वाय हैं जो अब ऋण के 25 वाय हो जाएंगे, और धन के 230 हैं जो वही ऋण के 230 हो जाएंगे। फिर हम अब देखिए धन के 35 एक्स और ऋण के 35 एक्स आपस में कट जाएंगे, तो इन्हें हम काट देंगे। अब क्या बचा, 49 वाय ऋण 25 वाय। 49 वाय में से हमें अब 25 वाय को घटाना है, तो 49 वाय में से आप 25 वाय को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 वाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 वाय। फिर हमें 350 में से 230 को घटाना है। 350 में से 230 को घटाएंगे तो बचेगा 120। अब हम वाय का मान निकालेंगे। वाय का मान कैसे निकालेंगे,
120 हैं जो, यह तो जहीं की तहीं रहेंगे 120 पे। जो 24y हैं यह 24 हैं जो 120 के नीचे आ जाएंगे, तो 120/24। अब इन्हें हम संख्या को काटेंगे, तो हम यहाँ 12 से काटते हैं। 12 दूनी 24, नीचे आ गया 2। अब ऊपर काटेंगे, 12 धाम 120, ऊपर 10 बचे, नीचे 5, नीचे 2। तो अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान निकला है वह हम समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। जैसे हमने समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, 7x धन 5y बराबर 46। तो इसमें हम y का मान रखेंगे, 7x धन 5y, 5y की जगह पर क्या लिखेंगे हम, y का मान कितना निकला 5, तो y की जगह पर लिखेंगे हम 5 बराबर 46। अब देखते हैं 7x धन 5 पचम 25, 5 का 5 में गुणा होगा तो 25, 7x धन 25 बराबर 46। अब इनका क्या करेंगे हम, x का मान निकालना है हमें, तो अब x का मान निकालने के क्या करेंगे, 25 को ए बगल इस साइड को ले आएंगे 46 की तरफ। तो 7x धन 7x बराबर होगा 46 ऋण 25। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 46 धन के 25 ए बगल आएंगे, कितने हो गए माइनस के 25, तो 46 ऋण 25 हो जाएंगे। अब 7x बराबर 46 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। 46 में से 25 घटे तो 21 बचेंगे। अब x का मान निकालना है, तो x का मान कितने निकलेगा, 21/7। जो 7 हैं जो 7 इंटू x हैं, तो वह 7 हैं जो भाग में पहुँचेंगे, 21/7 होगा। अब इन्हें हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो हमने अभी जो x किसे माना था, पेंसिल के मूल्य को, पेंसिल का मूल्य क्या था हमारा x, तो x को बराबर 3 रुपये, यानी हमारी एक पेंसिल है जो 3 रुपये की। और कलम का मूल्य हमने माना बाय माना था, तो कलम का मूल्य बाय, यानी बाय बराबर कितना था 5 रुपये, तो कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये। इस तरह से हमें प्रश्न 5वें को करना था, 5वें को हल करना था। अब हम प्रश्न क्रमांक 6वें को करेंगे। 6वां क्या है, इसमें हमें समीकरण दिया है उसके मूल ज्ञात करना है। जैसे समीकरण है x ऋण 1/x बराबर 3। यहाँ पर एक शर्त भी दी गई है कि x बराबर 0 नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं है, तो मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हम हल करते हैं। हमें समीकरण को दिया गया है, इसमें हम लिखेंगे, दिया है x ऋण 1/x बराबर 3। समीकरण में x से गुणा करने पर इसमें क्या करना है, हमें जो समीकरण दिया गया है उसमें x से गुणा करेंगे ताकि हमें एक समीकरण बन जाए। तो x ऋण 1/x बराबर 3 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x से गुणा करेंगे तो x का x² हो जाएगा, माइनस x इंटू 1/x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 1, तो ये लिखेंगे x वर्ग माइनस 1 बराबर 3 में x का गुणा होगा तो 3x, यह ऐसा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, 3x है जो इसे ए बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो x वर्ग ऋण 3x माइनस 1 बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 1 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हमारा जो द्विघात बहुपद समीकरण होता है वह क्या है, ax वर्ग धन bx धन c। तो इससे हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a का मान कितना निकलेगा 1, b का मान निकलेगा ऋण 3, c बराबर निकलेगा ऋण 1। अब हम द्विघात समीकरण है जो उसमें मान रखेंगे। सूत्र क्या होता है, x श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर ऋण v धन ऋण अंडा रूट b वर्ग माइनस 4ac, अंडा रूट में लिखना है b वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। यह धराचार्य का सूत्र है जो इसमें हम मान रखेंगे और हमें फिर x का मान निकालना है। तो मान रखते हैं, ऋण लगा है तो ऋण लगाएंगे और b का मान कितना था -3, तो यह यहाँ पर ऋण लगा के कोष्टक में -3 लिखेंगे, नहीं तो अपना सवाल गलत होगा। तो ऋण कोष्टक में लिखेंगे -3, फिर धन ऋण अंडा रूट b वर्ग b का मान कितना है -3, तो -3 का वर्ग है, -3 का वर्ग है, फिर -4ac, 4 गुणित a का मान कितना 1 और c का मान कितना है ऋण 1, c का मान भी हम लिखेंगे। फिर हमें नीचे लिखा है 2a, फिर नीचे लिखेंगे 2 गुणित 1, a का मान कितना 1। ऐसे हमें इस सूत्र में मान रखनी है। अब हम इसे हल करते हैं, लिखेंगे x बराबर माइनस
माइनस ऋण 3 लिखे थे जो, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3, ऋण ऋण धन बन जाएगा। तो लिखेंगे 3 प्लस माइनस धन ऋण लगाए, धन ऋण अंडा रूट बी वर्ग 3 का वर्ग 9, धन ऋण के 4 और ऋण को 1 कितने हो जाएंगे, धन के 4, ये इनका गुणा करेंगे तो हो गए धन के 4, ये तो 9 धन 4 अंडा रूट में लिखेंगे। फिर बटी में 2 गुणित 1 यानी 2 लिखेंगे। फिर 3 धन ऋण अंडा रूट लिखेंगे, 9 और 4 कितने होंगे, 13/2। फिर हमें क्या करना है, धन अब लिखेंगे हम, पहली शर्त क्या है, धन का चिन्ह लेने पर पहली स्थिति में हम लिखेंगे धन का चिन्ह, फिर हम लिखेंगे इसका ऋण का चिन्ह। जब हम धन का चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 3 धन अंडा रूट 13/2। फिर लिखेंगे हम ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने के पर क्या क्या निकलेगा, x बराबर 3 ऋण अंडा रूट 13/2। ऐसे ही हमें इनको निकालना है। तो हमारे जो मूल क्या हो जाएंगे, जो समीकरण दिया गया था इसके मूल होंगे x वर्ग बराबर 3 धन अंडा रूट 13/2 और या x बराबर 3 ऋण अंडा रूट 13/2 होंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन 6 को हल करना है। ऐसे हम गणित के मासिक टेस्ट पेपर को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।